छोटे शेयर ऊंची छलांग। इसमें सबसे पहले बात करते हैं वोडाफोन आइडिया पर। यहाँ पर आज इस काउंटर में छलांग नहीं है, छलांग लगाने वाला ये शेयर थोड़ा गिर गया है। इसमें खबर भी थी कि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट में एजीआर को लेकर यहाँ पर बात होगी, अर्जी पर सुनवाई होगी। हालांकि उसके की पॉइंट्स अभी तक नहीं मिले, लेकिन मार्केट ने शायद की पॉइंट्स नहीं मिले हैं, उसकी वजह से ही इस काउंटर को फ्राइडे को भी तोड़ा और हमने देखा कि आज भी इस काउंटर पर थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। शरद सर, कैसे देख रहे हैं वोडाफोन को? जी, तो देखिए साहब, अगर आप देखेंगे तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसक गया स्टॉक और सस्टेन भी कर रहा है। अगर आप देखें तो इंडेक्स से एक नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छी चीज नहीं है। बेस कहाँ है? 14 रुपए 60 पैसे के आसपास का बेस है। ये वही लो है जो हमें 22 जुलाई को लगभग आसपास देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक ने अपना बेस जो था ऊपर की तरफ 16 रुपए 50 पैसे के आसपास एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखा। नाउ 14 रुपए 60 पैसे के आसपास से जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वहीं अगर कोई लॉन्ग है तो वही 14 रुपए 60 पैसे का बेस है। देखिए, फ्राइडे टू फ्राइडे टूट जाए तो नीचे की तरफ आपको एक गिरावट देखने को मिल जाएगी 14 रुपए 20 पैसे के आसपास। चूंकि एफएनओ में ट्रेड होता है स्टॉक, तो अगर कोई एग्रेसिवली सेल करना चाहे, वैसे अब सेल करने का लेवल निकल गया, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि सपोर्ट के आसपास स्टॉक आ गया है, तो 14 रुपए 60 पैसे के आसपास देखे, मुझे लगता है थोड़ा सपोर्ट मिले तो उस जगह पर एक बार बाय भी किया जा सकता है। हो सकता है पुल बैक हमें दोबारा देखने को मिले और ये स्टॉक 15 रुपए 50 पैसे के आसपास आता हुआ दिखाई दे। जी, कुछ एक सवाल भी लेते हुए चलते हैं। पिंटू साहा जी का सवाल है एमएमटीसी पर। सर, 1200 शेयर हैं 101 रुपए के प्राइस के। अंशुल जी, कैसा लग रहा है चार्ट पर? देखिए, एमएमटीसी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन से थोड़ा सा बाहर निकलने में समय लग रहा है। 6 हफ्ते हो चुके हैं, प्रोबेबली 2 से 3 हफ्ते और समय ले सकता है। 105 रुपए 50 पैसे का ट्रिगर पॉइंट है, ये निकलते से स्टॉक में 130 135 तक की रैली बनेगी। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देते हैं हमने अपने क्लाइंट्स को, थोड़ा सा 3 से 4 महीने के प्रोस्पेक्टिव से लॉन्ग रिकमेंड किया है 130 से 145 के टारगेट के साथ। जी, अश्विनी जी का सवाल है, इनके पास HAL के 5850 रुपये पर कुछ शेयर हैं। PSB बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक 62 रुपये के हैं और इरिडा के 280 रुपये के कुछ शेयर हैं। इनको कुल मिलाकर इन तीनों शेयर पर 40,000 रुपये का लॉस हो रहा है। शरद सर, दिवाली तक ये होल्ड कर सकती हैं? अब पेशेंस थोड़ा टूट रहा है। होल्ड कर लें इन 3 शेयरों को या इनमें से कोई शेयरों को होल्ड कर लें, और क्या करें सर? कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए। तो देखिए साहब, ऐसा लग रहा था कि रेडामिक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, बट ऐसा हुआ नहीं। अगर आप देखिए तो डिसेंट कन्विंसिंगली अपने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इवन देन मुझे लगता है कि अगर एडा में आप हैं तो बिल्कुल बने रहे 332 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखिए। जब तक 332 ना टूटे अपनी पोजीशन नहीं काटे। ये वीक इसने जिस तरह का उसका टेक्सचर है, मुझे लगता है शायद ड्यूरिंग द वीक जाते जाते इसके अंदर कहीं एक पुल बैक की संभावना है। पंजाब एंड सिंध बैंक में आप देखिए एक अच्छा बेस 57 रुपए के आसपास है। सारा खेली उस प्राइस के आसपास हुआ है लंबी अवधि में, तो देखिए वो नहीं टूटना चाहिए। और स्टॉक में कुछ भी नहीं हो रहा। बैंकिंग आप देख रहे हैं किस तरह की समस्याओं से बैंकिंग सेक्टर जूझ रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ की समस्या क्रॉस द सेक्टर दिखाई दे रही है, राइट नॉट फ्रॉम प्राइवेट PSU ऑल्सो। सो देखिए, पंजाब एंड सिंध बैंक वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं है। यहाँ पर देखिए काफी दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं। मुझे लगता है 57 रुपए के आसपास आएगा और धीरे धीरे करके 59 रुपए का भाव है, तो वहां पर देखिएगा सर। आपको अगर आप सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो पोजीशन काटिएगा। अब अगर आप HAL को देखें तो HAL बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल सेटल करने की कोशिश कर रहा है 45 रुपए के जोन में। तो इसको भी पोजीशन काटने की जरूरत नहीं। जब तक 4500 ना तोड़े तब तक आप अपनी पोजीशन ना काटे। देखिए, ये सारे स्टॉक आपको थकाएंगे, दौड़ाएंगे, परेशान करेंगे अब, और कर ही रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी कहीं और है। जिन आप देखेंगे विवेक जी, जिन जो भी जी टर्न बिल्कुल। अराउंड स्टोरीज रही हैं Q1 की, या जो भी अच्छे स्टॉक्स रहे हैं जहां पर अभी वैल्यूएशन सस्ते, वहां पर पैसा अच्छा खासा आ रहा है। तो अभी क्या है, ये सारे स्पेस में PSU स्पेस में एक बार एक तरह का ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है जहां पर कि बिल्कुल कंसोलिडेटेड रेंज बाउंड ट्रेड्स हैं। तो फंसे हुए ट्रेडर, स्पेशली फंसे हुए निवेशक तो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, 45 से ना टूटे तब तक HAL को बेचने की जरूरत नहीं है। जी, अंशुल जी, मेरा एक सवाल है कि आज या पिछले 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ इंडेक्स चल रहा है सर 25,000 के पार हो गया, लेकिन शेयर नहीं चल रहे हैं। शेयर बहुत सेलेक्टिव पॉकेट चल रही है।
ओवरऑल मार्केट में लोगों को नुकसान हो रहा है, कोई खास वजह है आपके पास? देखिए विवेक जी, टेक्निकल्स के आधार पे अगर मार्केट ब्रेथ आप रीड करेंगे तो आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड करना बहुत आसान होगा। मार्केट ब्रेथ को अगर इग्नोर करेंगे तो ट्रेड करना बहुत मुश्किल होगा। करेंट जंक्शन पे मार्केट ब्रेथ स्टॉक अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज 90% पे है, और जब जब ये 90 से 95% पे जाता है तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में नीचे आने वाले स्टॉक ज्यादा होते हैं, ऊपर जाने वाले कम होते हैं, और वही इस फेज में चल रहा है। तो जब करेक्शन आएगा और ये ब्रेड वापस से 50-55% के आसपास आ जाएगी, वहां से फिर इजी मनी एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जहां कोई भी आप ब्रेकआउट ले लीजिए स्टॉक 20-22% की मूव दे देगा। ये वो जगह है जहां पे सिलेक्ट काउंटर, जहां पे मार्केट के अगेंस्ट बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है और ब्रेकआउट्स बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पे आए हैं, केवल उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए। तो एनवायरनमेंट जो है वो हार्ड मनी का हो चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। इसीलिए मैंने शो के स्टार्ट में भी सजेस्ट किया था कि अगर करेक्शन आता है तो मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर ज्यादा हार्ड हिट होंगे। यानी कि करेक्शन आता है तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा तेज होगा एज कम्पेयर टू इंडेक्स शेयर, और राम ने मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन देखना शुरू भी किया आई थिंक। या तो ये हम कह लें कि थोड़ा सा एक्सपायरी से पहले एक था, हम उस समय भी बात कर रहे थे, हमें लगा कि एक्सपायरी के अगले दिन शायद या एक्सपायरी के बाद थोड़ा सा रिकवर होगा। उतना तेज रिकवर नहीं हुआ जितना आज थोड़ा पनिशमेंट कुछ शेयर्स को मिल रहा है। एनीवेज एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी फोन लाइन पर लखनऊ से। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी सर गुड मॉर्निंग। जी सर पूछिए। मेरा सवाल सर रेणुका शुगर पे है, 500 शेयर पे 51 के रेट पे जी, और सीएससी है 575 शेयर 207 के रेट पे। जी चलिए ले लेते हैं अगर आपका लॉस सवाल। करना हो तो मैं लॉस करके एग्जिट कर सकता हूँ सर। जी शरद सर, रेणुका शुगर इसको हमने छोटे शेयर की लिस्ट में भी डाला था क्योंकि शुगर शेयर चल भी रहे थे फ्राइडे के सेशन में भी, और इनके पास हैं भी 51 की रेंज के। क्या करना है सर इनको रेणुका शुगर और सीएससी पर? जी जी, तो देखिए साहब ऐसा है कि अगर आप वैसे भी देखेंगे शुगर सेक्टर के अंदर तो एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने नवंबर से बेसिकली एक उनको छूट दिया है कि आप एथेनॉल के लिए अपना शुगर केन के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। नाउ अब आप स्टॉक को देखेंगे तो एक बेस बना हुआ है 46 रुपए के आसपास, तो इस 46 रुपए के बेस के आसपास से बने रहिए, लेकिन एक सप्लाई जोन है ऊपर की तरफ कहीं 53 से लेकर के और 51 तक, तो वो जोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो है जब तक वो नहीं टूटे तब तक आप जो है बिल्कुल साफ थोड़ा सा वो करें, थोड़ा सा आपको जो है साइडलाइंस पे रहना पड़ेगा। और जहां तक बात है सीएससी की, देखिए सीएससी के अंदर पहले भी मैं रिकमेंडेशंस दे चुका हूं। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो Q1 में ही बेहतरीन कंसोलिडेटेड ऑपरेशन रेवेन्यू करीब 14% YoY और कंसोलिडेटेड पेट करीब 11% के आसपास बढ़ता हुआ आपको दिखाई दिया था। स्टॉक काफी चला है, तो इसलिए अब थोड़ा सा थक गया है। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए अगर आप सीएससी में हैं। ये ट्रेंड आने वाले समय में भी सीएससी में कंटिन्यू होता हुआ आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके स्टॉक 225 रुपए की जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। यहां से भी 17 से 18% का अपसाइड है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 184 से 190 पर इसका बेस, अब 196 का भाव है, किसी भी डिप में आए तो 194 से 190 में आप खरीदारी करें, 170 का स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा पोजिशनल रहें। धीरे धीरे आपको 225 तक के भाव आते हुए दिखाई देंगे। मार्जिन एक्सपेंशन पूरी तरह से एंटिसिपेटेड है इसके अंदर इस क्वार्टर में भी। जी एक काउंटर है एसईपीसी, यहाँ पर श्रीराम ईपीसी के नाम से आता है काउंटर। इसमें अंशुल जी बहुत तेज मूव देखने के लिए मिला और काउंटर अभी भी स्ट्रेंथ पकड़े हुए है, क्या लग रहा है सर चार्ट पर? देखिए इसमें अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक अगर होल्ड करते हैं कुछ समय के लिए तो ऊपर में अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, और अच्छे टारगेट से मेरा मतलब है 34 रुपीज का। 34 रुपीज पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा जो फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। तो एक हल्का सा रेजिस्टेंस 26 रुपए 70 पैसे पे रहेगा जो प्रीवियस स्विंग हाई था। उसके ऊपर 34 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है। डेली चार्ट पे एक बेस का ब्रेकआउट है और बेस के ब्रेकआउट से ये फ्लैग बनाया है, जिससे आज के सेशन में हाई लाइकली है कि ब्रेकआउट सस्टेन कर लेगा। तो अगर खरीदना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 24 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे लगा लीजिए। ऊपर में 34 रुपए आपको 1.5 से 2 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। जी
साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर कुछ एक जो सवाल हैं उनको भी लेते हुए चलते हैं। अंशुल सर, एक दर्शक हैं अवनी जैन जी, वो पूछ रही हैं कि आपने कैंपस शूज़ वाला शेयर बताया था चुन चुन के हमारे सेगमेंट में, उसमें थोड़ा सा उनको नुकसान हो रहा है सर, क्या करना है अभी इस शेयर पर? देखिए, कैंपस में ब्रेकआउट आया था लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ, नेगेटिव डाइवर्जेंस था जो प्ले आउट हुआ है। स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है, तो 275 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 275 के नीचे स्टॉक खराब हो जाएगा, जब तक 275 होल्ड कर रहा है हाई लाइकली है कि बेस बना के वापस से बाउंस बैक करेगा, लेकिन उतना शार्प नहीं है इसमें मूव जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो जो लॉन्ग फंसे हुए हैं 300 के आसपास उनकी सेलिंग आएगी, तो 300 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। 275 का क्लियर कट क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। जी, सुगंधा कपूर जी ने आइडिया के शेयर लिए हुए हैं 16 रुपये 9 पैसे पर, क्या ऊपर जाएगा? इस पर मैम बात हो चुकी है विस्तार से, शरद सर से ही हमने बात की थी। और सवाल लेते जाते हैं। आरती साहू जी का सवाल है, मोरपैन लैब के सर इनके पास कुछ शेयर हैं और चंबल फर्टिलाइज़र के शेयर हैं, और इन पर दोनों ही शेयरों पर शरद सर इनको प्रॉफिट आ रहा है 11% और 8% का, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक कर लें क्या? जी, तो देखिए मोरपेन लैब में आप देखें तो अच्छा खासा ट्रैक्शन यहाँ ऑलरेडी आपको देखने को मिला है। अदरवाइज भी देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने हाईएस्ट एवर EBITDA दिया है 40 साल में सर। 14% इंक्रीज है ग्रॉस रेवेन्यू वाई बेसिस पर, इस तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। और अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 135% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। देखिए बिल्कुल मुझे लगता है अगर चार्टिकली भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा बेसिकली करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस में सारे स्टॉक चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आप बेस कहाँ आपका बना हुआ है? बेस आपका बना हुआ है 73 रुपए से लेकर के और 80 रुपए के बीच में, अभी 81 रुपए का भाव है। तो कोई भी डिप मिले तो 79 रुपीज के आसपास आप बिल्कुल इसको अपना स्टॉप लॉस मान करके चले। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और स्टॉक चला है, लेकिन अभी भी काफी स्ट्रेंथ इसके अंदर बाकी है। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं तो आई थिंक धीरे धीरे करके ये अगर इसका फिबोनाची एक्सटेंशन देखूं तो करीब 100 से 110 रुपए तक के टारगेट इसके पोजिशनली खुलते हुए दिखाई देते हैं। अब आइए चंबल फर्टिलाइजर में, तो मैं काफी लंबी अवधि से स्टॉक को रिकमेंड करता हुआ चला आ रहा हूँ। चंबल फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर और कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये सब मेरे रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं। एक कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक है, एक लंबी छलांग लगाने के बाद स्टॉक एक बेसिकली देखा जाए तो एक पेनेंट का पैटर्न बना रहा है। मुझे लगता है इसका एक ब्रेकआउट मिलेगा आपको। ये ब्रेकआउट आपको 640 की तरफ लेकर के जाएगा, तो बिल्कुल पोजिशनली होल्ड कीजिए। 480 के नीचे ही जाए तभी आप बेचिए, वरना बेचने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए इस स्टॉक में थोड़ी लंबी अवधि के अंदर रहिएगा, क्योंकि चंबल फर्टिलाइजर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने वाले समय में भी मार्जिन में भी एक्सपेंशन होगा, स्टॉक भी ऊपर की तरफ चलेगा। जी, अंशुल जी, विजय प्रजापति जी का सवाल है, IRFC पर कोई 1 साल का टारगेट है क्या? देखिए, मैं इन सारे काउंटर्स में सेल रेकमेंड कर रहा हूँ। IRFC में भी ब्रेकडाउन आ रहा है, 175 के नीचे जैसे ही क्लोज करता है, एक माइनर सपोर्ट 163 के, बट ओवरऑल स्टॉक नीचे में 143 आता हुआ दिख रहा है, तो आउटराइट एग्जिट की सलाह रहेगी। जी, मिताली बर्मन जी का सवाल है, ADF फूड पर अंशुल जी 50 शेयर हैं इनके पास 265 के प्राइस के, चूंकि आप ही ने दिया था मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस काउंटर पर करना क्या है सर? देखिए, ADF फूड में 241 दिन का बेस ब्रेकआउट था, उसके बाद स्टॉक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। जैसे ही स्टॉक में मोमेंटम आना स्टार्ट होगा, जो कि है 277.50 निकलते से स्टॉक में मोमेंटम आएगा, 290 से 300 रुपए का टारगेट रहेगा, वहां पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। 20 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, इसलिए ये कंसोलिडेशन में ओवरऑल 290 से 300 आराम से आता हुआ दिख रहा है, होल्ड करना चाहिए। जी, वितु राय जी का सवाल है, टाटा टेक के 100 शेयर हैं 1072 पर, होल्ड कर सकते हैं क्या? शरद सर? बिल्कुल टाटा टेक को बिल्कुल होल्ड कीजिएगा।
देखिए बिल्कुल ये स्टॉक को आप, अगर आप, मैं सभी दर्शकों को कह रहा हूँ जो भी देख रहे हैं, अगर टाटा टेक आपको लेना भी है तो सर बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाटा के अंदर, इस पर्टिकुलर के अंदर ब्लॉक डील हुई है 1218 करोड़ की सर, 2.5%, 2.9% इक्विटी जी। एक्सचेंज हुआ था 1054 के भाव पे 23 अगस्त को। फर्स्ट क्वार्टर में सिक्वेंशियली अगर आप देखें, रेवेन्यू डिक्रीज होता हुआ 2.5% दिखा, वाई वाई बेसिस पर 1% बढ़ा। लेकिन आप देखिए एरोस्पेस सेक्टर में देखिए तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है 2 से 3 साल के लिए। ऑटोमोटिव सेक्टर में एक बिजनेस ग्रोथ कंपनी को दिखाई दे रही है। सेकेंड क्वार्टर से मैनेजमेंट को सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। एक बीएमडब्ल्यू के साथ जॉइंट वेंचर हुआ है जिसके अंदर ये डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और बिजनेस आईटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं सर। 50 AMA के ऊपर एक ब्रेकआउट है, बिल्कुल बिंदास खरीदिए, होल्ड कीजिए सर। बिल्कुल, तो बिंदास रहिए, होल्ड कीजिए सर। बारह सौ ये अड़तालीस का टारगेट है, विवेक जी भूल गया, 1248 का टारगेट है सर ऊपर की तरफ। जी ठीक है, अच्छी बात है सर, आपको टारगेट भी दे दिया गया है, तो आप होल्ड करें 1072 पर और 1248, यानी कि लगभग आपको 170-80 रुपये आपको मिल जाएंगे आपकी खरीद भाव से। अंशुल जी, आपकी रडार पर इस समय कौन से शेयर हैं? देखिए, दो स्टॉक्स हैं जो मेरे रेडार पे हैं, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, ये हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं। आज अरिहंत कैपिटल में एक ब्रेकआउट आया है, 103 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। स्टॉक में थोड़ा सा समय लगेगा, अगर आपके पास 2 से 3 महीने का समय है तो इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। 80 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, 125 रुपए का टारगेट रहेगा। 966 करोड़ का मार्केट कैप है, 23% फ्री फ्लोट है, यानी लगभग 200 सवा 200 करोड़ का फ्री फ्लोट है। समय ले सकता है 2 से 2.5 महीने का, लेकिन 125 रुपए के टारगेट आराम से आते हुए दिख रहे हैं। 80 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा, लिकर काउंटर्स आप ही के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मैंने रिकमेंड किए थे। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है 37 हफ्ते का रैडिको खेतान में। इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। 1950 के स्टॉप लॉस से 1950 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1 से 1.5 महीने का समय देते हैं तो 2200 रुपए का टारगेट मिल सकता है, जो कि 10% अपसाइड हो गई करंट मार्केट प्राइस से। इसमें भी लगभग 26,800 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 10-15% की अपसाइड 1 सवा महीने में आना कोई बड़ी बात नहीं है, और बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट है, बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो 2-3 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट इवेंचुअली 1 महीना अगर होल्ड करते हैं तो 2200 रुपए का टारगेट मिलेगा। तो ये दो बाई कॉल रहेंगी। बिल्कुल, तो रैडिको खेतान, इस पर फ्राइडे को रवि जी ने भी हमें कॉल दी थी हमारे शो में, और उस समय काउंटर चल रहा था 1920 से 1930 की रेंज पर। उन्होंने इंट्राडे कॉल दी थी 1980 रुपये की टारगेट के लिए, और इस काउंटर ने अगले 2 घंटे में टारगेट हिट किया, और अब यहाँ से और नेक्स्ट लेवल की कॉल हमें मिल रही है 2009 रुपये की CMP पर 2200 रुपये के टारगेट के लिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रैडिको खेतान पर तो हमारा ज़्यादातर एनालिस्ट पैनल ही बुलिश होता जा रहा है, और 1950 रुपये का भी एक स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा काउंटर अंशुल जी का एक बार देख लेते हैं कि जहां पर कि अंशुल जी ने अपनी टॉपिक दी है, तो ये है अरिहंत कैपिटल। यहां पर 80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है, 125 रुपये का इसमें टारगेट रखना है। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि ब्रोकिंग के स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है, बीट, एडलवाइज, मोतीलाल, सारे ही शेयरों में अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे सकती है। शरद सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं सर? जी तो देखिए, अगर आप देखिए ऊनो मिंडा में मैं काफी बुलिश हूँ। अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू के 23% वाई वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। आप अक्रॉस द सेक्टर, राइटिंग, अलॉयज, व्हील, स्विचेस वगैरह में कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। फर्स्ट क्वार्टर में भी बिडा 400 करोड़ प्लस कर गया है, 24% वाई वाई इंक्रीज हमें देखने को मिला। बेहतरीन मार्जिन कंपनी के लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में भी 1300 से 1400 करोड़ का केपेक्स कंपनी करने की तैयारी कर रही है। अब देखिए कंपनी ने क्या किया है, टेक्निकल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है कंपनी के साथ, जिसमें ये चार्जिंग कंट्रोल यूनिट्स, ईवी इन्वर्टर्स, ईवी मोटर, नेक्स्ट जेन 3 इन इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम्स वगैरह बनाएंगे। तो देखिए एक नया वर्टिकल है, यहाँ पर हमें टॉप लाइन देखने को मिलेगी, मार्जिन में थोड़ा और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सिमिलरली इन्होंने क्या किया है, अगर आप एसिन एसिन एक कंपनी है जापान की जो बेसिकली टॉप 10 ग्लोबल कंपनी है, ऑटोमोटिव सप्लायर है, लार्जेस्ट जी मार्केट शेयर है सनरूफ का चाइना में, जापान में सनरूफ में उसके साथ इन्होंने टाइप किया है इंडिया में भी सनरूफ बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी हमें आने वाले समय में एक डिसेंट मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, एक नया वर्टिकल इनका खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर जी आप बिल्कुल। स्टॉक को देखेंगे,
तो सर 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1195 का ब्रेकआउट आएगा, धीरे से स्टॉक 1340 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो 18% का अपसाइड यहाँ पर है। एक बार आप स्टॉप लॉस 1070 के नीचे पोजिशनली जब तक फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए जाए तभी काटिए। वैसे काफी कम चांसेस हैं। मुझे लगता है एक जब तक टेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे उससे काफी दिन पहले ही अपना 18% का टारगेट सर मीट कर चुका होगा। बिल्कुल। तो उनो मिंडा सर ने बताया कि यहाँ पर 1340 रुपये के टारगेट के लिए इस काउंटर को खरीदारी कर चलना है, 1130 रुपये के स्टॉप लॉसेज रखने हैं और 1192 रुपये इस समय शेयर चल रहा है। तो यहाँ से भी करीब करीब 150 रुपये ऊपर का आपको टारगेट मिलेगा और यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड। स्टॉप लॉस जो रखना है 1130 का, तो करीब करीब आपको 60 रुपये का स्टॉप लॉस है और 150 रुपये का टारगेट है। शरद सर, और तो कोई काउंटर नहीं है ना आपकी रडार पर? जी, मैंने पिछली बार आपको एचपीसीएल दिया था, वो तो भाग गया सर कसके। तो दो स्टॉक और मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ भी बड़ा मूव बनने की तैयारी हो रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट पकड़िए सर। देखिए सीमेंट के लिए सारी नेगेटिव न्यूज है और डिस्काउंट हो रही है अब धीरे धीरे। 11,000 रुपए के आसपास स्टॉक सेटल हो गया है सर। आप देखेंगे तो क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस्ड है। ये धीरे से जाएगा। 12,000 पहला टारगेट है जो करीब 5.5% का है और ऊपर 12,800 है जो 12.5% का टारगेट है। तो 11,000 पे स्टॉप लॉस लगाइए सर। बहुत आराम से आपको 12,000 12,800 आपको मिलेगा। ये एक्सपायरी सितंबर बिता लीजिए, देखिए हो सकता है आपको इसी एक्सपायरी में मिल जाए। दूसरा आईजीएल है। आईजीएल एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है सर। एक देखिए बेस बनाया 537 के आसपास इसने। ये थोड़ा बहुत जोन में रहेगा। 537 अभी 549 का भाव है। 537 के आसपास भी खरीदिए। 522 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 9% का 8.5% का अपसाइड करीब 600 रुपए का यहाँ पर है। वो तो आएगा ही आएगा। जब वो आएगा तब एक क्रिटिकल बेसिकली वो एक क्रिटिकल सप्लाई जोन रहेगा, क्योंकि वो फरवरी 21 और सितंबर 21 का हाई है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बार 8.5% आने के बाद फिर हम देखेंगे, लेकिन एक बड़े मूव की तैयारी आईजीएल में भी हो रही है सर। बिल्कुल। तो आईजीएल और अल्ट्राटेक सीमेंट ये दोनों एफएनओ में भी आप पोजीशन बना सकते हैं और 11,434 पर चल रहा है। 12,000 12,830 ये टारगेट रहेंगे इस काउंटर के। स्टॉप लॉसेज आपको 11,000 रुपये के रखने हैं। तो एक 434 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको करीब 600 और करीब करीब 1,400 रुपये ऊपर के टारगेट अल्ट्राटेक में मिलेंगे और आईजीएल में यहाँ पर करीब करीब आपको 47 रुपये ऊपर का टारगेट और 28 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस। तो ये दो काउंटर फ्यूचर में भी आप ले सकते हैं, आईजीएल और अल्ट्राटेक सीमेंट। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अंशुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।